हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस टाइम हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, टर्म 1 का 2021 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का इस टाइम हम डिस्कस कर रहे हैं। 8 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं एंड दिस इज माय 9th लेक्चर वीडियो। ये मेरा 9वां लेक्चर वीडियो है। तो चलिए फिर आज का लेक्चर वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैं हर लेक्चर में कहती हूँ, फिर से कहूंगी कि जर्नल इंस्ट्रक्शन जो क्वेश्चन पेपर में फ्रंट पेज पे जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसे समय निकाल के ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। केवल बोर्ड एग्जाम में ही नहीं, आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम, ये जो इंस्ट्रक्शन है ये ध्यान से जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34 से स्टार्ट करते हैं। अप टू क्वेश्चन नंबर 33 हम पिछले लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। आज हमें क्वेश्चन नंबर 34 से स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन क्या है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। आपको ये स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट 1 है ना स्टेटमेंट 2 है, इसको ध्यान से पढ़ना है और ये जो 4 ऑल्टरनेटिव दिए हैं इसमें से सही आंसर बताना है। ठीक, स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है कि मॉडर्नाइजेशन रिफर्स टू द यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी ओनली। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि मॉडर्नाइजेशन मतलब न्यू टेक्नोलॉजी यूज करना। मॉडर्नाइजेशन मतलब कि केवल नई टेक्नोलॉजी यूज करना, दिस इज मॉडर्नाइजेशन। ये स्टेटमेंट 1 कह रहा है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, टू एनहांस द प्रोडक्टिविटी इन इकोनॉमी। इकोनॉमी में अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तब वुमेन मस्ट बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी एट वर्क प्लेस। जो वुमेन्स है उन्हें वर्क प्लेस पे इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अगर किसी इकोनॉमी को ग्रो करना है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, तो वुमेन का इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ये स्टेटमेंट 2 कह रहा है। ठीक है, और 4 ऑल्टरनेटिव आपको ये दिए गए हैं कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, ये दोनों फॉल्स है, एक ट्रू है एक फॉल्स है, ऐसे करके 4 स्टेटमेंट आपको ऑल्टरनेटिव दिए गए हैं। तो आपको सही आंसर बताना है। ठीक है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। देखिए स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है कि मॉडर्नाइजेशन मतलब कि केवल न्यू टेक्नोलॉजी यूज करो, तो इसका मतलब होता है मॉडर्नाइजेशन। तो एक बात बता दूं, मॉडर्नाइजेशन का मतलब केवल न्यू टेक्नोलॉजी यूज करना मॉडर्नाइजेशन नहीं होता है। मॉडर्नाइजेशन मतलब ये एक प्रोसेस है जिसके तहत क्या है, जो सोसाइटी है वो ट्रांसफॉर्म होती है फ्रॉम रूरल एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी से अब इंडस्ट्री बेस्ड इकोनॉमी में जो हमारी जो सोसाइटी ट्रांसफॉर्म हो रही है ना, दैट इज मॉडर्नाइजेशन। इसको मॉडर्नाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो मॉडर्नाइजेशन क्या है, ये एक प्रोसेस है। ये एक प्रोसेस है जिसके तहत जो सोसाइटी है, जो रूरल सोसाइटी है, जो एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एग्रीगेरियन सोसाइटी, ठीक है, जो एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी है, जो एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट है, वो अब इंडस्ट्री बेस्ड, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो और मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां खुले, ठीक है, अर्बन सोसाइटी में ट्रांसफॉर्म होता है, तो उसको कहा जाता है मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, नई टेक्नोलॉजी को केवल यूज करना, एक तो यहाँ पे ओनली वर्ड लगा दिया गया, केवल नई टेक्नोलॉजी यूज करना मॉडर्नाइजेशन नहीं कहलाता है। तो स्टेटमेंट 1 क्या है, फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे ओनली लगा दिया है। ठीक है, तो ये फॉल्स है। जबकि स्टेटमेंट 2 एकदम सही है कि अगर कोई इकोनॉमी ग्रो करना चाहती है कि उसकी प्रोडक्टिविटी और इंक्रीज हो, तो विमेन का भी इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, विमेन को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए वर्क प्लेस पे। तो स्टेटमेंट 1 फॉल्स है एंड स्टेटमेंट ट्रू 2 क्या है, वो ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट 2 ट्रू है और स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। देखिए आप जानते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सुना होगा ये आपने, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यानी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप अपने काम में, उतना ज्यादा क्या होंगे, परफेक्ट होंगे। और आप सभी क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, एग्जाम आने वाला है, फरवरी का महीना चल रहा है, फरवरी के एंड तक आप लोग के बोर्ड एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं। तो आपको क्या करना, अभी भी समय है, फरवरी स्टार्टिंग है, अभी अभी भी समय है। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। किस चीज की प्रैक्टिस करनी है, सैंपल पेपर की। एग्जाम में 3 घंटे का जो आपका एग्जाम होने वाला है, उस एक्चुअल एग्जाम को फेस करने से पहले आप उस एग्जाम का जो सैंपल पेपर है वो जितनी बार लगा लेंगे ना, उतना ज्यादा अच्छा है आपके लिए। ठीक है, इससे एक तो लेवल पता चल जाएगा कि हमारी तैयारी कितनी है और हमें और कितनी तैयारी करनी है, लेवल पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए एक सजेशन आपको देना चाहूंगी, क्लास 12 के जो स्टूडेंट है उनको सजेशन देना चाहूंगी कि जितने ज्यादा सैंपल पेपर लगाएं उतना ज्यादा अच्छा है।
ठीक है। और इसी के लिए मैं आपको एक बुक रेफर करना चाहती हूँ, ओसवाल गुरुकुल की बुक है, 36 सैम्पल पेपर क्वेश्चन पेपर की बुक है, क्लास 12 की कॉमर्स स्ट्रीम की। और बहुत अच्छी बात इस बुक की ये है कि जितने भी कॉमर्स स्ट्रीम के जितने सब्जेक्ट हैं, सबके सैम्पल पेपर इसमें आपको मिल जाएंगे। तो आपको अलग अलग हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। क्लास 12 के कॉमर्स स्ट्रीम के सारे सब्जेक्ट आपको एक जगह मिल जाएंगे, उसके सैम्पल पेपर मिल जाएंगे। और अब जो लास्ट के 15-20 दिन बच रहे हैं, इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा सैम्पल पेपर लगाने हैं, राइट। और इस सैम्पल पेपर की एक अच्छी बात ये भी है कि ये बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा गया है, ऐसा बहुत टेक्निकल नहीं है, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है। इसमें टिप्स वगैरह प्रोवाइड की गई हैं कि कैसे आप कौन कौन सी प्रिकॉशन रखने चाहिए एग्जाम में, कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करने चाहिए ताकि और ज्यादा आप स्कोर कर सकें एग्जाम में, ठीक है। और ये जो सैम्पल पेपर है ये एज पर लेटेस्ट सिलेबस है, ठीक है। जो सीबीएसई ने जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये सैम्पल पेपर डिजाइन किए गए हैं, तो काफी अच्छे हैं। इवन मैं अपने ऑफलाइन क्लासेस में जो बच्चों को प्रैक्टिस कराती हूँ वो इसी सैम्पल पेपर से करा रही हूँ, ठीक है। तो जरूर आप भी इसे रेफर कर सकते हैं। और इसके साथ ही oswal.io वेब पोर्टल है, इस पे भी आप एक बार जरूर समय निकाल के विजिट करिएगा। इस पोर्टल पर आप टेस्ट दे सकते हैं। You can attempt online sample paper test on this assessment platform oswal.io, ठीक है। एंड टेस्ट के बाद आपको रिजल्ट भी मिलेगा एक्सपर्ट से। तो ये काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जरूर समय निकाल के एक बार इस प्लेटफॉर्म पर भी विजिट करिएगा, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको गलत स्टेटमेंट बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, फॉल्स स्टेटमेंट बताना है इन चार ऑप्शन में से, ठीक है। चार ऑप्शन क्या है? पहला है डाइवर्सिफिकेशन इनटू अदर सेक्टर इज एसेंशियल टू इनेबल रूरल पीपल टू ओवरकम पॉवर्टी। अगला है डाइवर्सिफिकेशन इज एन एसेंशियल कंपोनेंट बिकॉज there is a greater risk in depending exclusively on farming for livelihood. अगला है डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड सप्लीमेंट्री गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। एंड नेक्स्ट इज डाइवर्सिफिकेशन एक्टिविटी आर नॉट बेनिफिशियल। ठीक, तो ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं ये जो क्वेश्चन है ये कहाँ से है, डाइवर्सिफिकेशन, ये जो टॉपिक है डाइवर्सिफिकेशन उससे ये क्वेश्चन है, ठीक। तो अगर डाइवर्सिफिकेशन समझ में आता है तो ये क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे, राइट। अच्छा, डाइवर्सिफिकेशन का वैसे मैं हिंदी में मतलब बता पूछूं तो क्या होगा? डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या होता है? विविधता, ठीक है। कहते हैं ना इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, यहाँ पे विविधता है इंडिया में, ठीक है। काफी कल्चर, इतनी लैंग्वेजेस, इतने सारे मतलब तरीके के लोग हैं यहाँ पे, तो इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। तो यहाँ पे खैर फिलहाल एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन की बात हो रही है। इवन केवल एग्रीकल्चर ही नहीं, एक बात कह रही हूँ, इवन आगे चल के अगर आप एमबीए करेंगे तो उसमें आप कैपिटल मार्केट, आप एसएपीएम का एक पेपर पढ़ेंगे जिसमें आप कैपिटल मार्केट पढ़ेंगे, तो उसमें एक टॉपिक आता है पोर्टफोलियो का। तो वहां पे भी हम यही पढ़ाते हैं कि जो पोर्टफोलियो होना चाहिए, यानी जो शेयर्स या बॉन्ड या डिबेंचर्स इन सब का जो कलेक्शन होना चाहिए, पोर्टफोलियो होना चाहिए, दैट शुड बी डाइवर्सिफाई। वो डाइवर्सिफाई होना चाहिए, वो विविध प्रकार का होना चाहिए, अलग अलग टाइप का होना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे चलिए एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन की बात हो रही है तो हम उसी तक रखते हैं, पर मैं आपको बता रही हूँ कि आगे चल के ये जो डाइवर्सिफिकेशन का कॉन्सेप्ट है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे फिलहाल एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन की बात हो रही है। तो इसमें कहा गया है, तो एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन होता क्या है वो पहले आपको बताती हूँ। देखिए, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन यानी जो फार्मर है उसे एक ही टाइप की एक्टिविटी, केवल एग्रीकल्चर पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, उसे डाइवर्सिफाई करना चाहिए, उसे एग्रीकल्चर में ही डिफरेंट जो एरियाज है उसे एक्सप्लोर करना चाहिए। जैसे एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन मतलब चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न, जो फार्मर है उसे अपना जो क्रॉपिंग का जो पैटर्न है वो चेंज करना चाहिए, वो डाइवर्सिफाई करना चाहिए, ठीक है। और जो फार्मर है वो केवल फार्म ऑप्शन ही न रखे, वो नॉन फार्मिंग ऑप्शन, नॉन फार्मिंग ऑप्शन जैसे पोल्ट्री, ठीक है, मुर्गी पालन जो होता है, पोल्ट्री फार्मिंग, फार्मिंग तो है ही, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, इन सब पे भी ध्यान दें, ठीक है। तो ये क्या है, ये सब है एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन, यानी एग्रीकल्चर में भी डाइवर्सिफाई किया जा सकता है, केवल एक ही क्रॉप पे नहीं डिपेंड रह के क्रॉप के पैटर्न को चेंज किया जा सकता है, केवल फार्मिंग प्रोडक्ट ही नहीं, नॉन फार्मिंग जो आउटपुट है उस पर भी ध्यान दिया जा सकता है। तो ये क्या है, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन,
ठीक है। इस प्रैक्टिस से क्या होगा, फार्मर का प्रोडक्शन बढ़ेगा, हाई लेवल ऑफ इनकम, इनकम बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, बहुत फायदे हैं डाइवर्सिफिकेशन के। और ये जो डाइवर्सिफिकेशन होता है दो टाइप का होता है, हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन, वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। बट चलिए मैं उतनी डेप्थ में नहीं जा रही हूँ, वो आप बुक से पढ़िएगा। यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन के बेनिफिट्स की बात हो रही है, ठीक। तो चलिए मैं आपको बेनिफिट मतलब यहाँ पे एक बार बता देती हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं कि इन चारों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखिए सबसे पहला जो बेनिफिट है डाइवर्सिफिकेशन का वो ये है कि इट रिड्यूसेस द, स्पेलिंग गलत लिख रही हूँ, इट रिड्यूसेस द रिस्क। ये जो डाइवर्सिफिकेशन है ये रिस्क को कम करता है, ठीक है। क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू जो फार्मर है वो केवल फार्मिंग पे ही डिपेंडेंट नहीं होगा या एक ही फसल पे डिपेंडेंट नहीं होगा, अब उसके पास अदर दूसरी भी कुछ काम है जिस पे वो डिपेंड है, ठीक है। शायद उसने एनिमल हस्बेंड्री कर ली है या कुछ पोल्ट्री फार्म या फिशिंग कुछ और भी कर लिया है। तो इससे क्या है कि अगर सपोज करिए वेदर ने सपोर्ट नहीं किया, वेदर फेवरेबल नहीं रहा, तो भी क्या होगा, उसकी इनकम नहीं रुकेगी। चलो क्रॉप प्रोडक्शन में उसे नुकसान हो गया, लेकिन उसकी इनकम हो जाएगी दूसरे सोर्सेज से, उसका फिशिंग में या पोल्ट्री से इनकम हो जाएगी। तो सबसे पहला जो बेनिफिट है डाइवर्सिफिकेशन का कि इससे रिस्क रिड्यूस होता है, ठीक। ये सबसे पहला बेनिफिट है। दूसरा क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है और एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ना। अगर इस फार्मर ने फिशिंग भी साथ में की तो फिशिंग में वो रेगुलर नहीं देख पाएगा तो वो किसी को एम्प्लॉय करेगा, तो इससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, ठीक है। और एक और क्या है इसका फायदा, सॉइल फर्टिलिटी भी तो बढ़ेगी। अगर क्रॉप पैटर्न चेंज किया जाएगा, जो फसल है बदल बदल के लगाई जाएगी, तो इससे सॉइल फर्टिलिटी भी बढ़ेगी। तो डाइवर्सिफिकेशन के बहुत सारे फायदे हैं, इसके अलावा और भी कई हैं, बट चलिए यहाँ मैंने फिलहाल कुछ ही डिस्कस किए हैं। तो अब आप मेरे ख्याल से ये चारों ऑप्शन पढ़ के बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन गलत है। तो पहला क्या कह रहा है कि डाइवर्सिफिकेशन इनटू अदर सेक्टर, यानी अगर दूसरे सेक्टर में डाइवर्सिफाई करते हैं तो इट इनेबल द रूरल पीपल टू ओवरकम पॉवर्टी। हाँ, इससे गरीबी दूर होगी, इससे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इनकम जनरेट होगी, ठीक है, डाइवर्सिफाई अगर करते हैं। अगला क्या है, डाइवर्सिफिकेशन एसेंशियल कंपोनेंट है, देयर इज अ ग्रेटर रिस्क, बहुत रिस्क है अगर हम डिपेंड रहते हैं केवल फार्मिंग पे। अगर फार्मर केवल खेती पे डिपेंड रहता है फॉर इट्स लाइवलीहुड तो इसमें क्या है, ग्रेटर रिस्क है, तो ये भी बात सही है। अगला क्या है, डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड सप्लीमेंट्री गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, हाँ ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, एक एडिशनल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है। और अगला जो डी है कि डाइवर्सिफिकेशन इज नॉट बेनिफिशियल, तो ये कंप्लीटली गलत है, डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिशियल है। तो ऑप्शन डी क्या है, ये सही आंसर है। यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया था तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन क्या है कि सपोज मनी क्रिएटेड बाय बैंकिंग सेक्टर इज 1000। जो मनी क्रिएटेड है बैंकिंग सेक्टर से वो 1000 है, प्राइमरी डिपॉजिट है 250 रुपए। तो आपको बताना है, दो चीजें पूछी गई यहाँ पे, आपको बताना है द रिस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ डिपॉजिट मल्टीप्लायर, ठीक है, डिपॉजिट मल्टीप्लायर या जिसको मनी मल्टीप्लायर भी कहते हैं वो आपको बताना है, ठीक है। एंड रिजर्व रेशियो, ठीक है, जिसको LRR भी कहते हैं या RR भी कह लीजिए, रिजर्व रेशियो बताना है। LRR मतलब लीगल रिजर्व रेशियो, तो ये दोनों आपको बताने हैं। अगर आपको मनी क्रिएटेड बताया गया है कितना 1000 एंड प्राइमरी डिपॉजिट अगर आपको बताया गया है 250, तो आपको LRR और मनी मल्टीप्लायर ये दोनों बताने हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ना काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर्मूला बता दूंगी तो तुरंत ही क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं कहूंगी कि मेरे चैनल पे जाके आप इकोनॉमिक्स क्लास 12 की इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट देखिएगा। वहां पे मनी क्रिएशन, कॉमर्शियल बैंक में जो मनी क्रिएशन होता है उस पे मैं एक सेपरेट वीडियो, आधे घंटे का एक सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ, तो वहां मैंने ये कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में समझाया है, तो जरूर वो वीडियो रेफर करिएगा, ठीक है। यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो मैं आपको करा दूंगी, बट इसको डिटेल में समझना भी जरूरी है, तो उसके लिए आप वो वीडियो जरूर रेफर करिए, ठीक है। तो चलिए फिलहाल हम यहाँ पे क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, पहले चलिए ये कैलकुलेट करते हैं मनी मल्टीप्लायर, ठीक है। तो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है, मनी क्रिएशन इज इक्वल्स टू इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाइड बाय, इसको डिपॉजिट मल्टीप्लायर भी कहते हैं एंड मनी मल्टीप्लायर भी कहते हैं, दोनों नाम है। यहाँ पे ये जो डिपॉजिट मल्टीप्लायर है ना, इसका दूसरा नाम मनी मल्टीप्लायर है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला ये है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है कि मनी क्रिएशन इज इक्वल्स टू इनिशियल डिपॉजिट या प्राइमरी डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर। तो
ये मनी क्रिएशन आपको दिया गया है क्या? हाँ 1000। इनिशियल डिपॉजिट या प्राइमरी डिपॉजिट दिया गया है क्या? हाँ 250 इंटू डिपॉजिट मल्टीप्लायर फाइंड आउट करना है। तो डिपॉजिट मल्टीप्लायर कितना हुआ? 1000 डिवाइडेड बाई 250 यानी कितना आ गया? 4। ठीक, तो इस तरीके से निकालेंगे। ये आ गया 4। बट एक चीज और आपको कैलकुलेट करनी है, एल आर आर, लीगल रिजर्व रेशियो। तो एल आर आर क्या होता है? दिस इज इक्वल्स टू 1/mm होता है। एमएम कहिए चाहे डीएम कहिए। एल आर आर यानी लीगल रिजर्व रेशियो क्या होता है? दिस इज 1 बाई मनी मल्टीप्लायर या डिपॉजिट मल्टीप्लायर कहिए। ठीक है, तो दिस इज इक्वल्स टू 1/4। दिस इज इक्वल्स टू 0.25। ठीक है, 1/4 क्या हुआ? 0.25। ठीक, लेकिन परसेंटेज के टर्म में देखिए, आंसर परसेंटेज के टर्म में दिया ना, परसेंटेज के टर्म में चाहिए तो क्या करेंगे? दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको 100 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा? 25%। इसको 100 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा? 25%। ठीक, तो आपको मिल गए दोनों आंसर। एल आर आर कितना है? एल आर आर है 25% और ये जो मनी मल्टीप्लायर है वो कितना है? 4। तो बताइए कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मनी मल्टीप्लायर या डिपॉजिट मल्टीप्लायर क्या है? 4। और एल आर आर कितना है? 25%। ठीक है, तो इस तरीके से किया जाएगा ये क्वेश्चन। राइट, तो चलिए आज मैं यहीं तक रखती हूँ। अगले लेक्चर में अब हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। राइट, और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल भी जरूर प्रेस करिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।